हेलो दोस्तों, मैं वाई सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से वही 1000 जी के प्रश्नों वाली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसका चौथा भाग लाया हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आज का पहला सवाल। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? या पूछ रहा है कि कौन कौन से देश हैं जो पाक जलडमरू मध्य से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जलडमरू मध्य को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जलडमरू मध्य होता है कोई भी दो जल राशियों को जोड़ने वाला सकरा क्षेत्र, तो उसको क्या बोलते हैं? जलडमरू मध्य। तो वो देखने में डमरू जैसे लगने लगता है, तो उसको क्या बोला गया है? जलडमरू मध्य। पूछा गया है पाक स्टेट से जुड़े हुए वो देश बताइए जो एक दूसरे को पाक जल स्टेट के सहारे से अलग करते हैं। तो क्या है ऑप्शन? देखते हैं अब। भारत और पाकिस्तान, ये नहीं है। भारत और पाकिस्तान के में पानी वाला को समुद्र ही नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। यहाँ तो रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ रेखा है ना। अगला है भारत और श्रीलंका, यही हमारा आंसर होगा, भारत और श्रीलंका। तो पाक जलडमरू मध्य से या पाक स्टेट से कौन कौन जुड़ा हुआ है? भारत और श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये तो 38 डिग्री समानांतर रेखा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कि कम से कम कितने प्रतिशत मत चाहिए? तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। कोई भी राजनीतिक दल है उसको मतलब रजिस्टर्ड होने के लिए कम से कम 2% मत चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो देखते हैं ऑप्शन। रामकृष्ण गोखले, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी, बी आर अम्बेडकर। इन चार में से किस किया? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा एक दो फैक्ट और बनते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने ही धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। धन की निकासी ऐसी को बोलते हैं ड्रेन थ्योरी सॉरी। और उनकी पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अनवर्टिस रूल इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये इनकी पुस्तक का नाम था। और सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना भी नहीं दादा भाई नौरोजी ने की थी, और इसी पुस्तक में इन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत दिया था, ये भी याद रखना। अच्छा, दादा भाई नौरोजी को ही वयोवृद्ध नेता भी बोला गया है, वयोवृद्ध नेता। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अगला सवाल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, भूगोल से लिया गया है। निम्नलिखित को मिलान कीजिए, या मतलब सही जोड़ा मिलाना। एक तरफ हमारे क्षेत्र या शहर दिए गए हैं, दूसरी तरफ दिया गया है खनिज, मतलब खुदाई से क्या प्राप्त होता है उस क्षेत्र में। तो देख लेते हैं। हजारीबाग एक तरफ है, एक हजारीबाग, दो निवेली, तीन झारिया, चार राउरकेला। दूसरी तरफ है एक कोयला, बी लोहा, सी भूरा कोयला, डी अभ्रक। देख लेते हैं हम जल्दी से इसको। हजारीबाग में क्या पाया जाता है? ये तो काफ़ी फेमस है, अभ्रक। निवेली में क्या पाया जाता है? भूरा कोयला। और झारिया में आपको क्या मिलेगा? कोयला। और राउरकेला में लोहा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने वर्ष होता है, या कितने समय होता है? सॉरी, कितने समय लिखा हुआ है, कितने समय का होता है पूछा गया है। जो आरबीसी हमारी होती हैं उनका जीवन काल एवरेज पूछा गया है, कितने समय तक जिंदा रहती हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 से 4 दिन, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी का होता है। डब्ल्यूबीसी कितने दिन तक जिंदा रहती हैं? 2 से 4 दिन। तो आरबीसी कितनी रहती हैं? अगला है 100 से 120 दिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। तो अच्छा, इसके बारे में एक छोटे से एक दो फैक्ट और देख लेते हैं जल्दी से। जो आरबीसी का निर्माण होता है ना, निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा। और इनकी कब्रगाह या ये खत्म कहाँ पे जाके होती हैं? तो वो होता है यकृत और प्लीहा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? ये तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल ही आसान। इसमें मुझे नहीं लगता देखते ही आ जाता है सभी को। डी, चांदी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। देखते हैं अगला सवाल। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? आसान सी भाषा में अगर इसको कन्वर्ट करें तो क्या पूछा गया, कौन से विटामिन की सहायता से रक्त का थक्का जमता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के। विटामिन के की सहायता से क्या रक्त का थक्का जमता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की। ठीक है दोस्तों, फिर से बिल्कुल आसान सा सवाल है, लेकिन क्या करें, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं तो डालना पड़ता है। पूछा है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। शांत घाटी कहाँ पे स्थित है? केरल में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। हाँ, अगर कहीं कहीं पे केरल ना दिया गया हो तो आप लोग क्या कौन सा विकल्प चूज करेंगे? तो उसके लिए आपको ये जरूर लिखा मिलेगा, वो क्या है, पश्चिमी घाट। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिमी घाट में है साइलेंट वैली। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ये तो छोटा सा सवाल है, मतलब छोटा सा, मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं है इसमें। भारत का केंद्रीय अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय अनुसंधान दोस्तों लखनऊ में स्थित है, 1951 में जिसकी स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। गांधी जी द्वारा सन 1935 तक संपादित समाचार पत्र का नाम। मतलब गांधी जी ने इन निम्न में से कौन सा समाचार पत्र संपादित किया था? तो कौन सा था 1935 तक? टाइम्स ऑफ इंडिया तो अभी भी चलता है, उसमें साफ साफ लिखा है जो 1935 तक चला है। तो 1935 तक कौन सा चला है? वो है आपका यंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल। ये उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है? अब सीधा सीधा आसान भाषा में देखा जाए तो पूछ रहा है कि जो आरबीआई या बैंकिंग सिस्टम है इसका वित्तीय वर्ष क्या होता है, मतलब तो देख लेते हैं इसको भी। इनका वित्तीय वर्ष होता है बैंक वालों का 1 अप्रैल से 31 मार्च। बोलते रहते हैं ना हम लोग, मार्च क्लोजिंग है, मार्च क्लोजिंग का महीना, तो इसका मतलब होता है कि आखिरी का महीना है। तो बैंक वाले भी ज़्यादा बिजी होते हैं तो अच्छे से काम भी नहीं हो पाता है, उनको सारा डाटा तैयार करना पड़ता है साल भर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारे हिसाब से? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? आसान सी भाषा में पूछा जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि जो मानसून या बरसात के मौसम के समय या उसके तत्काल बाद जो हम फसल बोते हैं उसको क्या कहते हैं? रबी, वर्षा पुष्टि, खरीफ या जायद। तो उसको दोस्तों कहते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में ये जून जुलाई में बोई जाती है, यही जो बारिश का टाइम होता है ना। और इसमें कौन कौन सी फसल आती है? जो मोटे दाना वाला होता है ना, जैसे मक्का, बाजरा, जो मोटा अनाज बोलते हैं जिसको, वो कौन सी है? यही फसल होती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, रबी की फसल भारत की मेन फसल मानी जाती है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये गेहूं वाली है। गेहूं कब लगाया जाता है? अक्टूबर के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। निम्नलिखित में से यहाँ पे किसे होगा, मिसप्रिंट हो गया, किसे भारत रत्न नहीं मिला? ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें कुछ समझने या समझाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। देखते हैं अब अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला हेल्थ एटीएम स्थापित किया है? हेल्थ एटीएम मतलब दो वर्ड आप लोग समझ रहे हैं ना, हेल्थ लिखा है और एटीएम लिखा है। हेल्थ का मतलब कुछ ना कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड है, और एटीएम मतलब कोई ना कोई ऐसी मशीन लगी है जो कम समय में ज़्यादा समय वाला या ज़्यादा से ज़्यादा काम करके देती है। जैसे एटीएम का मतलब क्या होता है? जो बैंक वाला होता है। एटीएम का मतलब होता है कम समय में काम करके दे देता है। जैसे
हम लोग बैंक में पैसे निकालने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लंबी प्रोसेस होती है। एटीएम मशीन में जाओ, 1 मिनट नहीं लगेगा, आपका पैसा निकल के आपके हाथ में। तो इसी तरह से इसके हेल्थ के बारे में पूछा गया है। तो हेल्थ के बारे में पूछा गया है, तो हेल्थ के लिए कुछ होगा, तो ये कौन से स्टेशन पर स्थापित किया गया है, तो ये पूछा गया। ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, आगरा, लखनऊ। तो दोस्तों ये है लखनऊ में। और इसमें व्यवस्था की गई 50 व 100 रुपये की में जांच होती है। तो इसमें 16 तरह की जांच कर दी जाती है। यात्रियों की 16 तरह की जांच हो जाएगी 50 व 100 रुपये में। ठीक है दोस्तों। तो हाल ही में भारत के किस पावर प्लांट पर साइबर अटैक हुआ है? तो ऑप्शन है उसका ए तारापुर। अच्छा, साइबर अटैक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। साइबर अटैक का मतलब होता है जो ऑनलाइन जो भी क्राइम होता है या उसको साइबर क्राइम कहते हैं। जैसे किसी के भी अकाउंट, बैंक अकाउंट से घर बैठे ही उसके पैसे निकाल लेना या किसी का डाटा चोरी कर लेना। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ये कौन सा क्राइम कहलाएगा? ये साइबर क्राइम। तो अच्छा, अब देख लेते हैं हमारा सवाल क्या है। पूछ रहा है भारत के किस पावर प्लांट पर साइबर अटैक हुआ? करंट से क्वेश्चन लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए तारापुर, बी रावतवाटा, सी नरौरा, डी कुड़नकुलम। तो दोस्तों इसका होगा अभी हाल ही में तमिलनाडु में हुआ था। तो तमिलनाडु में इनमें से कौन सा है? साफ दिख रहा होगा, तमिलनाडु में यही वाला है, कुड़नकुलम। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, तारापुर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भारत का पहला पावर प्लांट है जो यूएसए की सहायता से लगा था। और रावतभाटा भारत का सबसे बड़ा प्लांट है। ठीक है दोस्तों। और नरौरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखते हैं तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। देखते हैं अगला सवाल। कागज की नाव नामक पुस्तक के लेखक, ये अभी बहुत चर्चा में रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि इसी को व्यास सम्मान मिला था, व्यास सम्मान 2019। किसको? कागज की नाव को, 2019। तो ये किसकी है? नासरा शर्मा। तो अच्छा, एक चीज़ और अंडरस्टूड है कि व्यास सम्मान किसको मिला है अभी 2019 का? नासरा शर्मा। अच्छा, जो अगला नाम लिखा है लीलाधर जगूड़ी, इनको भी व्यास सम्मान मिला था, व्यास सम्मान 2000, लेकिन इनको 2018 का मिला था। किसके लिए मिला था? तो इनके थे जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत गौवंश के वध की मनाही का उल्लेख मिलता है? वो सवाल में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है भारत के संविधान में जो गौवंश या दुधारू पशु के वध किया उनको मार नहीं सकते, इसके लिए मना करता है? तो अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का ये यही वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 48 का में क्या दिया गया है कि गौवंश के या दुधारू पशु के वध की मनाही। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु के साक्ष्य नहीं मिले हैं? क्या गौर से देखना दोस्तों, उसमें लिखा हुआ नहीं मिले हैं। तो कुबड़ वाला सांड मिला, ये बहुत फेमस है उनका। बैल, जब हल मिला है तो बैल भी होगा, ये भी समझने वाली बात है। घोड़ा, हाँ घोड़ा नहीं मिला है। घोड़ा लेकिन एक जगह मिला है, सुरकोटदा में। कहाँ पे मिला है दोस्तों? सुरकोटदा, जो बलूचिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। और ये सिंधु सभ्यता की सबसे पश्चिमी सीमा थी। और वो भी यहाँ पे किस तरह से मिला है कि यहाँ की ऊपरी परतों, जब खनन हुआ ना तो वहाँ की ऊपरी परतों में घोड़ा के अवशेष मिले हैं। तो लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर वहाँ पे थे तो पूरी सिंधु सभ्यता में होना चाहिए, तो माना जाता है कि वो कहीं और से आए होंगे। ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है? ऑक्सीजन पार्लर मतलब कौन से रेलवे स्टेशन पर खोला गया जहाँ शुद्ध O2 मिलेगी या ऑक्सीजन मिलेगी? तो उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं हमें। इंदौर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, नासिक, गुवाहाटी। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। अभी हाल ही में नासिक में खोला गया था, नासिक महाराष्ट्र में खोला गया था ऑक्सीजन पार्लर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है दोस्तों। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? बिल्कुल बहुत आसान सवाल है। हिंद स्वराज आप लोगों में से कई लोगों ने पढ़ी भी होगी। हिंद स्वराज की पुस्तक क्या है? आत्मकथा है। आत्मकथा किसकी है?
महात्मा गांधी की। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, ऐसे पूछा है हिंद स्वराज की मूल भाषा क्या है, या कौन सी भाषा में लिखी गई थी, या गांधी जी ने कौन सी भाषा में लिखी थी, तो गुजराती। गांधी जी गुजराती थे तो उन्होंने अपनी भाषा में गुजराती में लिखी थी। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा था। ये काफ़ी चर्चा में रहा है दोस्तों, न्यूज में, समाचार में काफ़ी ज़्यादा रहा है। देख लेते हैं इसको भी। ए 73, बी 25, सी 94, डी 102। तो देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से ही देख लेते हैं इसको। 73 पे नेपाल था। कौन था, नेपाल। और 25 पे चाइना था। 94 पे पाकिस्तान था। तो आंसर तो मिल ही गया होगा आप लोगों को। तो 102 यानी 102 पे इंडिया था। अगर पूछा जाए पहले पे कौन था, तो पहले पे था बेलारूस। ठीक है दोस्तों। और ये इसमें पूरी संख्या थी 102 भारत था, 117 कुल देशों की संख्या थी, मतलब 117 देशों में 102वें स्थान पे भारत का स्थान था। भारत से आगे चाइना, नेपाल की भी, और पाकिस्तान, श्रीलंका, इन देशों की बेहतर स्थिति थी। ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। अच्छा, ये आप लोगों के लिए घर होमवर्क होगा आप लोगों का। क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों, कमेंट करके बता देना किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो, और दोस्तों में भी शेयर करें। कल इसी टाइम आप लोगों के लिए अगला यानी कि 5वां पार्ट फिर 9 PM पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।